बीइंग अ स्टूडेंट हमारे साथ ये काफ़ी बार होता है कि हम किसी चैप्टर को अच्छे से पढ़ के ख़त्म कर चुके होते हैं, पूरा याद कर चुके होते हैं, एंड एग्जाम हॉल में जब उसी टॉपिक का क्वेश्चन आता है ना तो हमको वो याद ही नहीं आता, एंड अगर याद भी आता है तो हम बीच बीच का काफ़ी सारा डेटा मिस कर देते हैं। बट वहीं पे एक मूवी जो हमने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखी थी वो हमें सीन बाय सीन याद रहती है अलॉन्ग विद द डायलॉग्स। तो अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि एक चीज़ जिसमें हम इतना टाइम, फोकस, अटेंशन दे रहे हैं उसको हम याद नहीं रख पा रहे, एंड वहीं दूसरी चीज़ जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए की थी जिसको याद भी नहीं रखना था वो हमारे दिमाग में काफ़ी अच्छे से रिटेन हो रही है। तो आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे काफ़ी सारी टिप्स एंड टेक्निक्स जो आपकी मदद करेंगी अपने टॉपिक को लंबे टाइम तक याद रखने में एंड इस टॉपिक के कंटेंट को लंबे टाइम तक रिटेन करने में। तो मेरा नाम है अर्पित, आप देख रहे हैं स्टूडेंट यार्ड, जब हम आपके लिए लेके आते हैं इंडियाज बेस्ट एशियन कंटेंट। तो स्टार्ट करते हैं हमारी टिप नंबर 1 से। स्क्रीन पे आपको दो इमेजेस दिख रही होंगी, लेफ्ट में एक लाइन लिखी हुई है एंड राइट में एक फोटो है। आपने नोटिस किया होगा फोटो पे ध्यान आपका पहले गया एंड आपने उसकी इन्फॉर्मेशन को काफ़ी जल्दी प्रोसेस किया। वहीं पे जो सेम लाइन आपको लेफ्ट में लिखी हुई है उसको पढ़ने में आपको थोड़ा सा टाइम लगा एंड देन आप उसको इंटरप्रेट कर पाए। ऐसा इसलिए गाइस क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो विजुअल डेटा को 60,000 टाइम्स ज़्यादा तेज प्रोसेस करता है, एंड हमारे दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो 90% विजुअल ही होती है। तो ओवरऑल इस पॉइंट से हम ये सीख सकते हैं कि जब भी आप नोट्स बनाए ना तो कोशिश कीजिए आप अपने नोट्स को विजुअली काफ़ी अपीलिंग बनाए। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, आप अपने नोट्स में स्पेशली इन साइंस काफ़ी सारे डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं एंड उनको आप काफ़ी कलरफुल वे में काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन होगी ना वो एक विजुअल तौर पर आपके दिमाग में सेव हो जाएगी एंड उसको रिटेन करना लंबे टाइम तक थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब ये करना कैसे, हमने इस पर काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, उनको आप आई बटन से चेकआउट कर सकते हैं। आते हैं टेक्निक नंबर 2 पे, जो कि है यूजिंग फ्लैश कार्ड्स। अब ये जो फ्लैश कार्ड्स होते हैं ये कुछ ऐसे दिखते हैं एंड ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे डेटा को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करने में एंड साथ ही साथ उसको याद करने में। इनको बनाना काफ़ी सिंपल है। आप इस टाइप का एक पेपर ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है बॉन्ड पेपर क्योंकि ये थोड़ा थिक होता है तो कार्ड मेरे लंबे टाइम तक चलेंगे। देन आप उसको ऐसा रूलर से डिवाइड कर सकते हैं एंड उसको छोटे छोटे सेक्शंस में कट कर सकते हैं। तो अब आपके पास इस टाइप से रेडी हो गए हैं। आप इनको अलग अलग साइजेस में बना सकते हैं डिपेंडिंग कि किस टॉपिक का फ्लैश कार्ड बना रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का कार्ड बना रहा हूँ तो आगे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है फोटोसिंथेसिस एंड देन जो बैक साइड है इसमें मैंने जो प्रोसेस है उसको काफ़ी अच्छे से ड्रॉ कर दिया है एरोज वगैरह लगा के, जिससे मुझे वो देख के ही समझ में आ जाए कि ओके ये प्रोसेस होती है एंड देन गाइस एरो मैंने यहाँ लगा दिए हैं तो ये ऐसे कनेक्टेड होती है। तो अब जब भी मैं इसको देखूंगा तो मुझे जो पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो यहाँ पे याद आ जाती है। अब जो दूसरा फ्लैश कार्ड है वो बना सकते हैं आप इसकी इक्वेशंस पे। तो मुझे पता है भाई फोटोसिंथेसिस में ये केमिकल इक्वेशंस यूज होती हैं, तो यहाँ पे मैंने एक दूसरा कार्ड लिया एंड देन उस पर मैंने यहाँ पे जो भी केमिकल इक्वेशंस है उसको मेंशन कर दिया एंड देन उस फ्लैश कार्ड को मैं इसके साथ क्लब कर सकता हूँ। वहीं पे बात करें अगर मैथमेटिक्स जैसे टॉपिक की, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारे फॉर्मूलाज होते हैं। तो मान लीजिए मुझे सिलेंडर के फॉर्मूलाज लिखना थे, एरिया और वॉल्यूम के, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर्मूलाज फॉर सिलेंडर एंड पीछे मैंने यहाँ पे देखा तो भाई यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छा फिगर बना दिया। अब यहाँ पे जो रेडियस है, हाइट है, वो तो हर फॉर्मूला में सेम रहेगा तो उसको मैंने यहाँ मेंशन किया एंड देन जो भी रिस्पेक्टिव फॉर्मूलाज हैं उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप सेम बना सकते हैं हर फिगर्स के लिए एंड काफ़ी सारे टॉपिक्स के लिए। अब इन फ्लैश कार्ड से फ़ायदा ये होता है कि कभी भी आपको किसी टॉपिक का क्विक रिविजन चाहिए होता है ना, तो आप सिंपल आपके पास जब ऐसा स्टैक बन जाएगा तो इस स्टैक को आप जल्दी जल्दी देख सकते हैं एंड आपको जल्दी से याद आ जाएगा कि ओके इस टॉपिक में ये कनेक्टेड था, इस टॉपिक से ये कनेक्टेड था एंड ये ऐसी इन्फॉर्मेशन, तो आपको पूरा टॉपिक एक बारी में याद आ जाता है। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड टेक्निक पे, जो कि है यूजिंग एक्रोनिम्स एंड निमोनिक्स। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक्रोनिम्स की। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि सारी इन्फॉर्मेशन लॉजिकल नहीं होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने रेनबो के बारे में तो सुना ही होगा। अब रेनबो में काफी बार हमको जो इनका कलर पैटर्न होता है वो याद रखने को हमें टीचर बोलते हैं कि भाई सबसे पहले वॉलेट आता है, फिर इंडिगो आता है, फिर ब्लू आता है। अब यहाँ पे दो चीज मेन होती है, एक तो लॉजिक कि भाई ये जो ऑर्डर है कलर्स का ये ऐसा ही क्यों है। तो गाइस लॉजिक को आप हमेशा समझिए, कभी भी उसको रटिए मत, है ना। जितने अच्छे से आप उसको समझेंगे, जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ बदलती है जिसकी वजह से भाई हमें ये ऑर्डर देखने को मिलता है, तो ये लॉजिक है, लॉजिक को अलग रखिए। एंड गाइस सेकंड चीज होती है कि ऑर्डर को याद करना। ऑर्डर एक डेटा है, तो कभी भी आपको अगर पैटर्न याद करना हो, आप समझ चुके हैं भैया हाँ ये पहले ये बाद में क्यों आता है, बट अब भूल जाते हैं कि यार ये ही पहले आना था एंड ये बाद में आना था, तो उसके लिए हमें एक्रोनिम काफी काम में आते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो सारे कलर्स होते हैं उनका इनिशियल्स ले लेते हैं एंड उसको जैसे वॉलेट का वी, इंडिगो को आई, ब्लू का बी,
ग्रीन का G, एंड गाइस उनको हम क्या करते हैं, क्लब कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है VIBGYOR, जिसको हम विबज्योर भी बोल देते हैं। अब इससे फ़ायदा ये होता है एग्जाम में जब भी हमें क्वेश्चन पूछता है भाई रेनबो के कलर्स लिख दीजिए या फोटो बना दीजिए, तो हमको लॉजिक तो याद था तो वो अलग समझा दिया हमने, एंड विबज्योर से हमको क्लिक हो जाता है कि ओके ये ऑर्डर रहता है, देन हम उसको डिकोड कर देते हैं। तो ये जो एक्रोनिम वाली टेक्निक है ये हमको काफ़ी हेल्प करती है कुछ इस टाइप का रैंडम डेटा को याद रखने में। बट मैं यहाँ पे अगेन बोलूँगा, किसी भी चीज़ को रटे नहीं, जो लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ है उसको लॉजिकली समझें। सिर्फ जो डेटा ऐसा है जैसे हिस्ट्री में काफ़ी डेट्स याद करनी पड़ती हैं आपको, जो ऐसी चीज़ें जो सिर्फ रटने की ही हैं, वहाँ पे आप एक्रोनिम का यूज़ कर सकते हैं। अब अगली चीज़ होती है गाइस निमोनिक्स। यहाँ पे इसका एम साइलेंट है इसलिए इसको निमोनिक्स पढ़ते हैं। अब ये जो निमोनिक टेक्निक होती है ना काफ़ी इफेक्टिव होती है। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि किसी भी टॉपिक को हम एक दूसरे टॉपिक से ही कनेक्ट कर देते हैं, एंड उसको इस तरह से कनेक्ट किया जाता है कि उसको हम इजीली रिकॉल कर पाएं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बेटर समझ में आएगा। तो मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि बताइए अप्रैल में 30 डेज होते हैं या 31 डेज, तो आप में से मैक्सिमम लोग ये वाली टेक्निक यूज करते होंगे कि भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो यहाँ पे जो नकल के ऊपर वाले हेड पे आता है उसमें 31 डेज होते हैं, एंड जो नकल के नीचे वाले पे आता है एक्सेप्ट फरवरी, वहाँ पे 30 डेज देखने को मिलते हैं। तो हम ऐसे काउंट कर लेते हैं भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। तो अप्रैल क्योंकि यहाँ नीचे आया तो इसमें 30 डेज होंगे। तो ये जो टेक्निक है इसका बेसिकली अब ये नकल्स का डेज से कोई लेन देन नहीं है, बट हमने यहाँ पे एक ऐसी टेक्निक बना ली जिससे हम डेज को 31 एंड 30 डेज को ईजिली कनेक्ट कर पा रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं। बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। अब जब हम जनरली केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो पीरियोडिक टेबल का नाम आपने सुना होगा, कुछ इस टाइप की टेबल ऑफ एलिमेंट्स होती है। अब इनको याद करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, तो भाई कैसे याद करें। तो मान लीजिए मुझे ग्रुप 15 को याद करना है जिसमें हमें ये कुछ एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो अब इन सब के जो इनिशियल्स होते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो इनके सिंबल्स हैं। तो इनके इनिशियल से मैंने बना लिया नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, या फिर आप इसका ये भी बना सकते हैं नाना पापा आ जाओ सब बिहार। तो गाइस यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्टोरी लाइन सी, एक बेसिकली एक राइम बना दी है जिससे मैं क्या कर सकता हूँ। अब कभी भी मुझे कोई ग्रुप 15 पूछेगा तो मेरे दिमाग में आएगा भाई नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, तो उनके इनिशियल से मैं इसको वापस से डिकोड कर सकता हूँ कि ओके आई वाज टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो गाइस ये जो निमोनिक्स वाली टेक्निक है इसमें आपको यही करना होता है, आपको एक स्टोरी लाइन से अपने जो भी डेटा आपको याद रखना है उससे कनेक्ट कर देना है और एक लॉजिकल वे में उसको कनेक्ट करना है, या फिर आप एक राइमिंग वे में उसको कनेक्ट करना है जिससे रिकॉल करना ईजी हो। अब एक बात ध्यान रखें गाइस, कई बार ऐसा होता है कि हम हमारी स्टोरी भूल जाते हैं कि हमने क्या बनाई थी। तो हमेशा एक ही स्टोरी बनाएं, एक चीज़ की 10 स्टोरियाँ ना बनाएं, तो एक ही स्टोरी बनाएं एंड उसको बार बार बोलें जिससे वो आपको याद हो जाए। एंड कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने अपनी लाइफ में क्या क्या निमोनिक्स यूज कर रहे हैं। आते हैं हमारी नेक्स्ट टेक्निक पे। अब जो हमारी टेक्निक नंबर 4 है गाइस वो है माइंड मैपिंग। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी है। माइंड मैप में आप क्या करते हैं, आप टॉपिक को डिवाइड कर लेते हैं कि भाई ये मेन टॉपिक है एंड उसके बाद ये सब टॉपिक्स में डिवाइड होता है, एंड इसके ये पार्ट्स होते हैं, इसके ये पार्ट्स होते हैं। इससे फायदा ये होता है कि हमारे दिमाग में ना एक स्टोरी लाइन बन जाती है। जैसे मैंने मूवी के एग्जाम्पल दिया था उसमें विजुअल तो होते ही हैं, साथ ही साथ एक स्टोरी लाइन भी होती है जिससे आपको पता होता है कि ओके पहले यहाँ होता है सीन, देन इसके बाद हीरो ये करता है, उसके बाद ये करता है। तो एक स्टोरी लाइन होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो सेम गोज ऑन विद स्टडी। आप जब भी माइंड मैप बनाएंगे ना तो आप चीज़ों को कनेक्ट कर रहे होते हैं कि ओके दिस इज द मेन थिंग, इससे ये कनेक्टेड है, इससे ये पार्ट्स हैं, देन इससे ये कनेक्टेड है। तो वो स्टोरी लाइन बन जाती है एंड माइंड मैप आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं चीज़ों को एक प्रॉपर फॉर्मेट में याद रखने में। एंड स्पेशली इन सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री एंड सिविक्स ये जो टाइमलाइन वाली टेक्निक है ये आपको काफ़ी ज़्यादा काम आती है टू रिमेंबर डेट्स एंड टू रिमेंबर कि भाई किसके बाद क्या हुआ था एंड किससे एक चीज़ कैसे ब्रेक हो जाती है। ऑल्सो इन साइंस दिस टेक्निक विल बी वेरी हेल्पफुल। ये जो माइंड मैप वाली बात है ये मैंने शॉर्ट नोट्स वाले वीडियो में बताई थी, तो वो मैं आई बटन पे डाल दूंगा। एंड अब आते हैं हमारी लास्ट टेक्निक पे। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए ना तो ऐसा काफ़ी अच्छा कॉन्टेंट हमने स्टूडेंट यार्ड पर ऑलरेडी बना रखा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप जाइए एक बार उस कॉन्टेंट को जरूर चेक कीजिए एंड देन अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो लास्ट टेक्निक जो हमारी है गाइज वो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक एंड मैक्सिमम बच्चे ना इतना करने के बाद भी अगर इसको नहीं करते ना तो कोई फायदा नहीं निकलेगा। वो है गाइज रिपीटिशन एंड रिवीजन। अब क्या होता है, मान लीजिए हमने जो भी टेक्निक्स यहाँ बताई आप सब फॉलो भी कर लेते हैं एंड 2-3 टेक्निक्स इधर उधर से और देते हैं उनको भी फॉलो कर देते हैं, बट गाइज क्या होता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ना जो भी हमने फ्लैश कार्ड बनाया है, जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है वो दिमाग में से ना धुंधली होने लगती है। इवन जो हमारी मूवी भी होती है ना उसको हम देखो अगर टाइम हो जाता है तो हमें बीच बीच का भूल जाते हैं, यार हाँ ऐसा कुछ हुआ तो था, बीच का मैं भूल गया। तो वहाँ पे ज़रूरी होता है गाइज रिवीजन बार बार। तो क्या करना
करना है आपको, जो फ्लैश कार्ड्स आपने बनाए हैं या जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उनको आपको काफ़ी बार, या मान लीजिए हफ्ते में एक बार ज़रूर देखना है, या फिर फ्लैश कार्ड्स है तो उनको रिव्यू ज़रूर कीजिए। उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में जो भी इन्फॉर्मेशन है ना वो आप बार बार रिकॉल करेंगे, रिकॉल करने से इन्फॉर्मेशन परमानेंट होने लगती है। एंड सेकंड टिप जो मैं इसमें आपको देना चाहूँगा, जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट तरीका था रिविजन करने का, वो है गाइस टीचिंग। पहले मैं एक स्टूडेंट था, मतलब स्टूडेंट तो सभी होते हैं, देन गाइस मैं जब टीचर बना, जब मैं पढ़ाने लगा बच्चों को, तो काफ़ी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि एक टॉपिक जो मुझे बहुत अच्छे से आता था, मैं सब क्वेश्चंस भी कर लेता था, बट पढ़ाते टाइम ना मुझे एक बार अलग ही चीज़ एक्सपीरियंस होती थी कि अच्छा ओके ये चीज़ ऐसी थी एंड ये चीज़ ऐसे इससे कनेक्टेड है। वो पता पहले भी था, बट गाइस जब आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना तो आप अलग लेवल की क्लैरिटी पे पहुंच जाते हैं। तो सबसे बेस्ट टेक्निक होती है गाइस टीचिंग। आप क्या कीजिए, जो भी आपके नोट्स हैं या फ्लैश कार्ड है, अपने किसी फ्रेंड को अपने पास बुलाइए एंड गाइस उसको एक पेपर लीजिए, एक शीट लीजिए, उसके ऊपर पूरा टॉपिक लिख के समझा दीजिए। इससे दो फायदे होंगे, आपका रिविजन हो जाएगा एंड जो सामने वाला आपका फ्रेंड है उसको अगर कोई टॉपिक नहीं भी आता है तो वो आपसे सीख लेगा। अब काफ़ी बार इसमें दिक्कत ये आती है कि यार फ्रेंड पढ़ना ही नहीं चाहता, तो गाइस ज़बरदस्ती कीजिए, कुछ बोलिए कि भाई मैं तेरे साथ खेल लूँगा बट मैं से ये टॉपिक तेरे को समझना पड़ेगा। अब ये आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, बट मान के चलिए गाइस ये आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है। एंड आप ना मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा अगर आपके साथ ऐसा होता है तो एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, कि भाई आपने किसी को पढ़ाया एंड आपके ऊपर उसका क्या असर पड़ा। तो गाइस ज़रूर अपने दोस्तों को पढ़ाइए एंड चीज़ों का रिविजन ज़रूर रखिए। तो गाइस ये थे कुछ टिप्स जो हमें लगा आपके साथ शेयर करना काफ़ी यूजफुल रहेगा, जिससे आप जो भी याद करेंगे ना काफ़ी लंबे टाइम तक रिटेन कर पाएंगे। तो अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, अगर आपको प्रेजेंटेशन पसंद आता हो स्टूडेंट यार्ड का, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। इससे हमें काफ़ी मदद मिलती है ऐसा हाई क्वालिटी कंटेंट आपके लिए और बनाने में। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप हमसे किस पे चाहते हैं एंड हम एक डिटेल कंपैरिजन, डिटेल रिव्यू आपके लिए डेफिनेटली उस पर लेके आएंगे। मैं मिलने वाला हूँ आपको इसी तरह के हाई क्वालिटी वीडियोज़ के साथ इन फ्यूचर। तब तक के लिए आप चेक कर सकते हैं हमारा शॉर्ट नोट्स वाला वीडियो यहाँ पे एंड हमारा एक लेटेस्ट वीडियो नीचे। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक के लिए टेक केयर, इन टेक्निक्स का यूज़ कीजिए एंड मोटिवेट होकर पढ़ते रहिए। बाय बाय गाइस।